अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू युद्ध अब ऐसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। भाषा से भाषा टकराएगा, फिर शेष कुछ न बच जाएगा। जीवित जन अंग-भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की राज्य सरकार तुम पर ज़िम्मेवारी होगी। जोहार। जयराम मांझी को ये करने के लिए, गिराने के लिए कई साजिशें कुछ लोग रच रहे हैं। आने वाले दिन 24 आते-आते बहुत सारी रची जाएँगी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आगाज़ है और साजिश ना हो तो फिर संघर्ष करने में मज़ा क्या है? मज़ा क्या है? पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कुछ बात हो। और भी लोग हैं, क्यों नहीं बात करेंगे? देखिए, चुनाव है 2024 में, तो जयराम महतो किस रूप से देखेंगे उस चुनाव को? देखिए, अगर जो भी माँगें अभी जनता के माध्यम से सरकार के प्रति हो रही है, अगर वो माँगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा, तो जनता तय करेगी। देखिए, हम बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कौन होते हैं? अगर जनता चाहेगी, तो इस बार जनता अपना नेता को चूज़ करेगी। नेता अब गाँव-गाँव जाके नहीं बोलेगा कि हम वोट में खड़ा हुए हैं। जनता बोलेगी कि आपको खड़ा होना है, उस माहौल को क्रिएट करना है। तो माने बस उम्मीद है कि जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी तो नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और मैं विकास यादव। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं युवा चहेता और उभरता सितारा टाइगर जयराम महतो जी के घर पर। और अभी मेरे साथ यहीं हैं और उनसे बात करेंगे। पारसनाथ अभी विवादों में है और इन लोग बीते दिन रणनीति तय किए थे और वहाँ एक बिगुल भी फूँके हैं। उसको लेकर के और विभिन्न तरह के भी मामले जो हैं राज्य सरकार में 1932 में खतियान हुआ, उसको लेकर भी बात करेंगे। और विशेष भी ख़ास बात है कि पहले पारसनाथ के मामले में क्या चल रही है, उससे बात करते हैं। दादा पहले आपको जोहार। आपका भी स्वागत है। आप गिरिडीह से चलकर तोपचांची आए हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। जोहार, आभार। जी, दादा ये पारसनाथ जो है सर, जो अभी विवादों में कुछ दिन चल रहा है और जैन समाज के लोग धरना प्रदर्शन किया और उनके पूरे देश में प्रदर्शन चला। उसके बाद कुछ है नोटिफिकेशन सरकार का आता है, उसके बाद फिर आप लोग एक बिगुल फूँके हैं। जंगल, ज़मीन, पहाड़ का आपका लड़ाई शुरू से रहा है और एक पहाड़ लेकर के आप लोग का जो पहाड़ है उसको दरकिनार कर दिया जा रहा है। उन लोग जैन समाज के लोग कब्ज़ा कर रहा है। कई मंदिर कई इमारतें बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक आदिवासी समाज को लेकर के दरकिनार कर रहा है और ये एक आहत की बात है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग आदिवासी, आदिम लोग, किसान कबीलाई लोग बहुत शांत होते हैं। हम लोग हमेशा अपना संघर्ष करके मेहनत से लोगों का पेट भरते हैं और हम लोग हमेशा सहिष्णु रहते हैं। तो हम लोग सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, सबकी भावना का भी सत्कार करते हैं और यही हम कहना चाहेंगे। जहाँ तक इससे पूर्व की बात कहें तो पारसनाथ पहाड़ को लोग इको सेंसिटिव ज़ोन के तहत जानते थे, यानी जी, संवेदनशील इलाका जी। है और वहाँ पर्यावरण, जीव-जंतुओं को क्षति ना पहुँचाया जाए। आस्था भी अलग विषय है। आस्था को अनुपालन करते हुए और जीव-जंतुओं की रक्षा करते हुए पारसनाथ का लोगों को प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन इको सेंसिटिव ज़ोन के तहत जब वो था, उसके बावजूद वहाँ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी। जी, तो देखिए, सबसे पहली बात अगर आज पूरे देश की बात करें तो देश के लोग आज भी बौद्ध दर्शन हो या जैन दर्शन उसको मानते हैं, अहिंसा के प्रतीक को मानते हैं। लेकिन अगर आप अब आज के डेट में बात करें तो ये माने जो समुदाय की अब बात कही जा रही है, वे लोग कहीं न कहीं स्वयं अपने जीवन दर्शन जो है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो उनका जीवन दर्शन तो साफ कहता है कि धन का संचय ना करना। जी, लेकिन मेरा मानना है आज भारत देश में सबसे धनी वही समाज के लोग हैं। जी, चलिए ठीक है, अच्छा बात है, आप संघर्ष से बढ़े, मेहनत से बढ़े, उसमें हमें कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन आप पारसनाथ के इर्द-गिर्द चले जाइए, पारसनाथ एक इको सेंसिटिव ज़ोन के तहत आता है, साथ ही साथ तोपचांची वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के तहत आता है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य, यानी जहाँ वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित जी, स्थान होता है, वहाँ बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं खड़ा कर सकते हैं। नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं, हमको लगता है अरबों की कोठी, अरबों की हुँ, इमारतें वहाँ बनी हैं। तो इसलिए लोग पहली बात है कि माने ग्राउंड को समझ नहीं पा रहे हैं। जो वहाँ की ज़मीन की जो स्थिति है, ज़मीन मेरे कहने का मतलब है धरातल की जो स्थिति है, जी, लोग हवा-हवाई बात कर रहे हैं, सब आस्था की बात कर रहे हैं, तो कोई पवित्रता की बात करता है, लेकिन जो ज़मीनी बात है वो कोई नहीं कहता है, ना कोई दिखाता है, ना कोई जानने का प्रयास करता है। जी, तो ज़मीनी बात जो ज़मीन के लोग हैं वहाँ जुड़े, वही लोग कह सकते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहली बात, इससे पहले भी तो माने माने चाहे बाकी समुदाय के लोग अपना संस्कृति को मनाने के लिए वहाँ जाते थे, जैन समुदाय के लोग भी अपने आस्था के प्रतीक उनको नमन वंदन करने के लिए उनकी अ, उस पहाड़ पर जाते थे। लेकिन इससे पहले कभी विवाद ना हुआ था, चूँकि उस समय सामंजस्य था, एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता था। लेकिन अचानक बीते 1 सालों में बात करें या कुछ सालों में जब से देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ बातें वहाँ को लेकर हो रही हैं, सबसे पहली बात।
इस बात के लिए हम लोग समर्थन कर सकते हैं कि आप जी। एक परिसर को हुँ, चयन कीजिए। चयन कीजिए। उस परिसर में अनुशासन लगाइए। अब देखिए, आज भी ऐसा बात नहीं 15 तारीख को तो लोग जाएँगे, बिल्कुल हम चाहेंगे कि चारों तरफ मीडिया रहे और रिपोर्ट करें कि वे लोग किस अवस्था में जा रहे हैं। आज भी जो लोग पारसनाथ पहाड़ चढ़ते हैं, बिल्कुल वे लोग माने आपका चिरा खजाड़ी लेके चढ़ते हैं, तो उस भोजन को हुँ, तो आप प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। नहीं। और वे लोग भी बहुत माने आप 2-4 लोग अगर अपवाद है तो उसको आप चिन्हित कीजिए और चढ़ने से वहाँ उस परिसर में प्रतिबंध कर सकते हैं। हम जी। लोग भी उस अनुशासन का अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर आप समस्त पहाड़ की बात करते हैं तो ये कतई उचित नहीं हो सकता है। इसीलिए उचित नहीं हो सकता है कि पूरा जो समस्त पहाड़ है वो 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। जी। 16,000 एकड़ यानी बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि आप माने 16,000 एकड़ यानी एक गाँव में हम हमको लगता है 200-300 एकड़ में खत्म हो जाता है एक गाँव, तो 16,000 एकड़ की यहाँ बात कही जा रही है। उसके बाद बाकी जो कौम लोग हैं उनकी भी वहाँ आस्था का केंद्र है। जैसे अगर आप संथाल समाज की बात करें तो वे लोग मारांग मुरु को मान रहे हैं। अगर आप कुर्मी समाज की बात करें तो वे लोग वहाँ बड़ौ पहाड़ कहते हैं, उनका भी वहाँ बूढ़ा बाबा है, कहीं ज़ाहिर थान है। आप यदि अन्य और समुदाय हैं उनकी बात करें तो कोई भूमिया जी हैं, उनको वंदना करते हैं। तो इस प्रकार करके जितने भी समुदाय के लोग उस पहाड़ के इर्द-गिर्द रहते हैं, सबकी उस पहाड़ से कोई न कोई आस्था का केंद्र है। लेकिन यदि केंद्र और राज्य सरकार अगर एक तरफ़ा निर्णय लेती है और उनके प्रस्ताव को अगर स्वीकार करती है और उस नियम को पूरे पहाड़ पर अगर लागू होने की बात कहती है, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि सबसे पहली बात, वहाँ दिया गया है कि आप मवेशी को लेकर नहीं आ नहीं सकते आ हैं। सकते हैं। जो आपका लेटर जी। जारी हुआ है, उसमें लिखा है। अब हम आपको थोड़ा-सा लॉजिकली बात करते हैं। मैं दूसरों की क पता नहीं, लेकिन चूँकि मैं जिस समुदाय से हूँ, हम लोग एक कृषि समुदाय से हैं, जी। कुड़मी यानी किसान। हुँ। तो उस पारसनाथ के इर्द-गिर्द हमको लगता है सबसे ज़्यादा गाँव अगर किसी के तो हम लोग समुदाय के हैं। जी, बिल्कुल। और हम लोग खेती पर आश्रित हैं और हम हुँ। लोग का एक रिवाज भी है। जैसे कि अभी धान कटनी हो गया, धान हम लोग क्या माने मढ़ने-मैसने के बाद घर घुसा दिए। उसके बाद जो हमारे मवेशी हैं, जो हम लोग का काड़ा जिसको बोलते हैं, अभी तो खैर बैल भी रखने लगा लेकिन हाँ, पहले हाँ, काड़ा। बिल्कुल। तो उनको क्या करते थे हम लोग मवेशी को पहाड़ पे ही छोड़ देते, उसी पारसनाथ पे। हुँ, जी। उसी पारसनाथ पे छोड़ देते हैं और इसको लगभग 4-5 महीना बाद हम लोग रिटर्न लेके आते थे। ये हमारा जी, भी एक कल्चर है। जी। इसे हमें कह सकते हैं ये हमारे पूर्वजों से कल्चर है कि जैसे ही हमारा खेती-बाड़ी खत्म होता है यहाँ आपका दिसंबर-जनवरी के जी, आसपास जी। खलिहान से, हम लोग उसको छोड़ देते हैं वही पहाड़ में ले जाके और फिर उसको ठीक बारिश से पूर्व ले आते हैं। तो हमारी भी आस्था का केंद्र है, हमारे दिनचर्या का केंद्र है, हमारी भी परंपराओं में पहाड़ शामिल है। और यही नहीं, आज आप वही हम बार-बार कहते हैं ज़मीन की बात और हम तो चाहेंगे जैन समुदाय चूँकि वो भाई जियो और जीने के दो के सिद्धांत पे वो लोग चलते हैं, तो हम उनसे चाहेंगे कि वही लोग एक टीम बनाएँ, क्योंकि वे संपन्न लोग भी हैं और उनके पास मीडिया भी उनको अच्छा कवरेज करती है। तो हम चाहेंगे वही लोग एक टीम बनाएँ और उस टीम को पारसनाथ के इर्द-गिर्द तमाम गाँवों में भेज दिया जाए और वहाँ से एक रिपोर्ट माँगे कि क्या विषय वस्तु है। और जब रिपोर्ट सामने आएगी तो आपको स्पष्ट आएगा कि लगभग 3 ब्लॉक आते हैं, तोपचांची, पीरटांड और डुमरी। उसमें लगभग 30-35 गाँव ऐसे हैं, जो प्रतिदिन उस पहाड़ पर जाते हैं, आवागमन करते हैं। जी। पूरा ऊपर नहीं चढ़ते, नीचे जो उनको जहाँ तक ज़रूरत है, जैसे कि सुबह भी कुछ लोग जाएँगे अपने जो घर में उनका बैल-बकरियाँ हैं, उनके लिए पत्ता लाने जाएँगे। जो हमारी महिलाएँ हैं, वह जलावन की लकड़ियाँ बीनने के लिए जाएँगी। मने दिनचर्या, ये तो दिनचर्या का हिस्सा कह रहे हैं। उसके बाद एक कह सकते हैं मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जैसे केन, पियर, भेलवा करील इत्यादि उसी पहाड़ से प्राप्त होता है। उसके बाद माने स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कुछ परिवार के लिए वो आर्थिक जो भी स्थिति है उसे सुदृढ़ करने का यानी आर्थिक स्थिति वहीं से संचालन होती है। आप बगल के जो भी हाट हैं, चाहे इसरी रहे, डुमरी रहे, तोपचांची रहे, राजगंज रहे, हरलाडी रहे, चिरकी रहे, वहाँ जो भी वनोपज या फिर वन से प्राप्त जो भी बेचे जाते हैं, वो कहीं न कहीं पहाड़ों से होता है। चाहे लकड़ी का सामान हो या पत्ता का सामान हो। तो इस प्रकार मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो जाएगी अगर उनका वहाँ प्रतिबंध होता है। तो इसीलिए पूर्ण प्रतिबंध कतई उचित नहीं हो सकता है और क्यों होगा? क्योंकि जिस समुदाय का लोग पक्ष ले रहे हैं, जिस सामुदायिक भावनाओं के नाम पर उनका 1 डिसमिल ज़मीन तक नहीं इस पहाड़ के नीचे। सारा ज़मीन तो यहाँ के लोगों का है। तो इसलिए भावनाओं में बहकर एक तरफ़ा निर्णय और एक तरफ़ा फरमान को स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। लोगों को क्या है, लोग लंबी-लंबी बातें सोशल मीडिया में बैठ के घर से लिख रहे हैं। धरातल पर जाइए, पारसनाथ के इर्द-गिर्द गाँव है, वहीं ऊपर में एक सतकटिया गाँव है, नीचे कितने माने लगभग 30-35 के गाँव हैं, उन गाँवों में एक रात बैठ के आइए, उसके बाद अगर आपकी कलम चलती है तब जानेंगे। ऐसे सोशल मीडिया में कोई घर बैठे अगर आकलन कर लेता है तो वो कतई उचित नहीं है। तो पारसनाथ पहाड़ विवाद का विषय नहीं है। जैन समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी अहिंसा की नीति का भी जी, सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन उसके लिए परिसर को सुरक्षित करें, पूरा पहाड़ नहीं। जैन समाज के लोग इमारतें बना रहे हैं और यहाँ आदिवासी समाज के लोग मरंगुरु का वहाँ जो ये स्थान है, पूजा पाठ करते हैं। तो अब कहीं न कहीं उन लोग को दरकिरार कर रहा है और इमारतें बार-बार बन रही है। तो कहीं एगो संस्कृति का जो परिवर्तन है या हम लोग कहते हैं पहाड़ का, तो एक बड़ी खतरा मंडरा रहा है इस पर। देखिए, आपको इसके लिए जी, बिल्कुल इस क्या बात के लिए आपको हम दोहराना चाहेंगे शायद उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जो भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जी।
और जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, आज जाके देख सकते हो उन पहाड़ियों की क्या स्थिति है। वो पहाड़ी खत्म होने के कगार पर है, वो पहाड़ियाँ टूट रही हैं, दरक रही हैं और अब तो सुने होंगे कि पहाड़ी धँस गया। तो इस वही कंडीशन कहीं इस पहाड़ का ना हो जाए। क्योंकि मेरा मानना है आस्था अलग विषय है, आप आस्था के नाम पर पहाड़ का अतिक्रमण और पहाड़ को तबाह नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। चौड़ी-चौड़ी सड़कें पहाड़ के ऊपर जा रही है। बिल्कुल पर्यटन स्थल भी नहीं हुँ। होना चाहिए और ना ही तीर्थ स्थल। आप बीच का सामंजस्य लेकर आएँ। जो लोग तीर्थ का बात कर रहे हैं, तीर्थ का मतलब होता है सबकी आस्था, तो वहाँ तो सबकी आस्था है। अब किसी एक का तीर्थ स्थल अगर घोषित करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है भारत की जैसी अभी स्थिति है धर्म को लेकर, इससे क्या है बाकी लोग कहीं न कहीं उससे कट जाएँगे, कट नहीं जाएँगे, कहीं न कहीं उनका माने एक सभ्यता, उनकी एक पहचान नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर तीर्थ स्थल का शब्द का अगर प्रयोग करते हैं, तो तीर्थ का मतलब है आस्था। आस्था का मतलब कह सकते हैं जो उनका ईश्वर है, किसी भी रूप में होता है। तो सबका अपना-अपना भारत देश यहाँ कदम-कदम पर आस्था और ईश्वर अलग-अलग हैं। तो इसलिए सबकी अपनी-अपनी आस्था है। अगर एक समुदाय के लिए आप अगर पक्ष लेते हैं, तो बाकी को भी देखना होगा। वहाँ अन्य जो समुदाय है, उनकी भी आस्था का केंद्र है, उनके भी देवता-भूता हैं। तो अगर आपको घोषित करना है, तो सबको ध्यान में रखकर, सबको सामंजस्य बनाकर उस निर्णय को लेना होगा। नहीं तो मुझे लगता है अराजकता होगी। इसलिए होगी क्योंकि अ, आप इंसानों को रोक सकते हैं, मवेशियों को नहीं रोक सकते और मवेशी जाएँगे तो किसान मवेशियों से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करता है। उसे लाने के लिए पहाड़ पर जाएगा ही और जाएगा तो मुझे लगता है आप नक्सली बनाकर उन्हें मार ही देंगे क्योंकि यही हुआ है। और भारत देश की स्थिति यही है कि जो भी नक्सली और पुलिस का जो मुठभेड़ होता है इसमें कहीं न कहीं जो अ, केंद्र का बिंदु होता है वो उद्योगपति होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं और पारसनाथ पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स के अधीन हो रहा है। बड़ी-बड़ी इमारतें उसका गवाही दे रही हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, घर बैठे लिखते हैं, पारसनाथ जाके देखिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, कहीं न कहीं पारसनाथ को कॉर्पोरेट्स के कब्ज़े में जो जा रहा है उसकी गवाही दे रहा है। उसके बाद देखिए बाकी लोग भी आस्था के केंद्र है। क्या वहाँ बड़ा-बड़ा कोई इमारत बना? चाहे नहीं, मारांग मुरु हो, ज़ाहिर थान हो, कहीं कोई नहीं। बड़ा बिल्डिंग बना? नहीं। लेकिन बाकी लोग आस्था के नाम पर हमको लग रहा है आज हुँ, 30-35 बड़े-बड़े माने करोड़ों भवन बन गए। जी, जी। करोड़ की छोड़िए अरबों की लागत से बने हैं। तो इस अ, विषय पर भी सोचना चाहिए। राज्य में आदिवासी सरकार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं। फिर भी आदिवासी के साथ ये छल-कपट क्यों किया जा रहा है? देखिए इसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने बड़ी सुंदर लिखा है कि जो सभ्य लोग होता है ना, बड़ा हम थोड़ा कड़वा बात कह रहे हैं, सभ्य लोग आदिवासी जो किसान, कबीलाई, कामगार लोग होते हैं, इनको इंसान ही नहीं मानते हैं। जो सभ्य लोग होते हैं, आप देख हुँ, सकते हैं किस तरह का टिक्का-टिप्पणी हुई सोशल मीडिया में, सब लोग एक तरफ़ा पक्ष ले रहे हैं। एक केवल आदिवासी, किसान, कामगार लोग ही हैं जो अपने पक्ष में बात को रख रहे हैं, ये हमारा है। बाकी जो समुदाय के लोग हैं, वो सीधा-सीधी अगला समुदाय का पक्ष ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा किताब को हम भी स्टडी किए हैं, आप यहीं अभी राहुल पंडिता की सलाम बस्तर को पढ़ रहे थे, वहाँ साफ लिखा है कि जो ये पूँजीवादी जो व्यवस्था है, साम्राज्यवादी जो लोग हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, उनकी नज़र में आदिवासी इंसान है ही नहीं। उनकी ज़मीनें कॉमन ज़मीन है। इसीलिए आज जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जितना भी आपका डैम बनना हो, कुछ भी बनना हो, झारखंड में पता कीजिए सब मैक्सिमम आदिवासी की ज़मीनें होती हैं या फिर अन्य राज्यों में भी। यानी उनको आसानी से उजाड़ा जा सकता है, भोले-भाले लोग होते हैं, उनको मार-पीट के भगाया जा सकता है। साफ शब्दों में कहें, बाकी जो सभ्य लोग अपने आप को सभ्य और धार्मिक होने का दावा करते हैं, जो लोग अपने आप को कुलीन हो कहते हैं, उनकी नज़रों में किसान, आदिकाल से रहने वाले, आदिम उनका कहीं न कहीं उनकी नज़रों में भी असभ्य हैं, गँवार है, चुहाड़ है और माने मनुष्य ही नहीं साफ शब्दों में। तो उनकी नज़र में हम लोग मनुष्य नहीं हैं। इसीलिए कोई हमारे पक्ष को ना सुनना चाहता है, ना कोई हमारे बारे में लिखना चाहता है। अच्छा अब आदिवासी समाज लोग जो है पहाड़ पर विवाद चल रहा है। अब जो जुटान हुआ महाजुटान उसको लेकर के बिगुल फूँक चुके हैं। अब अगले तैयारी क्या होगा अगर सरकार इस पर कुछ निर्णय नहीं लेती है तो? देखिए, जिस प्रकार वे लोग अशांतिपूर्ण आंदोलन करें या हम अपने पारसनाथ को अपने कब्ज़े में करने के लिए, बाकी समाज, बाकी जो समुदाय के लोग पारसनाथ के इर्द-गिर्द रहते हैं, वे लोग आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, कागज़ी डॉक्यूमेंट्स हमेशा ये मामला तो लंदन कोर्ट तक गया था। ये मामला आपका जहांगीर के दरबार तक गया था, कलकत्ता के कोर्ट तक पहुँचा था। हर बार तो माने इसमें जजमेंट यही आया है कि पहाड़ समुदाय का होता है, व्यक्ति धर्म विशेष का नहीं होता। ये तो आंकड़े माने स्पष्ट हैं, गाँव वालों के साथ हैं आंकड़े, आदिवासी, किसान, कामगार, कबीलाइयों के साथ हैं। तो इसमें हर जगह जयराम महतो क्या कहना चाहता है इस पर? हम यही कहना चाहते हैं, हम सभी समुदाय की आस्था का सम्मान करते हैं। जहाँ उनका आस्था का केंद्र है, उस परिसर में अगर कोई प्रवेश करता है, तो कुछ अनुशासन को पालन करते हुए प्रवेश करे, उन स्थानों में जाए। उनका एक कुछ मीटर का दायरा रहे, उसमें वे लोग अनुशासन का पालन करें उनकी आस्था का भंग ना करें। बाकी समस्त पहाड़ पर बाकी लोग अपना जिस प्रकार से दिनचर्या के लिए जाते हैं, आते हैं और उनको आज़ादी रहे। तो अब 1932 की खतियान को लेकर बात करते हैं। अब बिगुल फूँके पूरे झारखंड राज्य में आपके साथ युवाओं लोग या अन्य समाज या अन्य ये पार्टी के लोग आपको समर्थन किए हैं। अब क्या स्टेज है 1932 को लेकर के? देखिए फिलहाल तो कहीं न कहीं राज्य सरकार
केंद्र के पल्ले में डालकर इस मामले को शांत करने का प्रयास किया है, लेकिन इसी बीच नियोजन नीति का मामला आया है, तो मुझे लगता है 1932 और नियोजन नीति दोनों अब साथ-साथ होकर आंदोलित किए जाएँगे और मुझे लगता है शायद पता नहीं इस राज्य का दुर्भाग्य है या फिर इस राज्य में क्या माने जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वे आखिर चाहते क्या हैं? इस राज्य को दूसरों को सौंप देना चाहते हैं। अब देखिए, स्थानीय भाषा को हटाकर आप परीक्षा लेने की बात कह रहे हैं। जी। यानी आप खुला ओपन कर रहे हैं यूपी, बिहार अन्य राज्यों को यहाँ ओपन आने के लिए दे रहे हैं, कोई बैरियर तक नहीं है। तो मुझे लगता है इस राज्य की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है। आने वाले 20 सालों में इस राज्य के लोग बहुत सारे पलायन हो जाएँगे और बहुत सारे जो लोग हैं वो नष्ट हो जाएँगे। जैसे बिरहोर बिरजिया, पहाड़िया ये लोग धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे कारण कि सरकार को पहल इनके लिए करना चाहिए था। इनको खोज कर निकाल कर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए था। लेकिन इनको तो प्रेम यूपी, बिहार वालों से है। जी हाँ, सारी देखिए जहाँ भी आप जाइए, सेक्रेटरी में जाइए, आप किसी ब ब्लॉक में चले जाइए, कलेक्टर के ऑफ़िस में चले जाइए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, मैक्सिमम यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं। तो हमें झारखंड क्यों लिए भाई? यदि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ भर देना है, तो हम झारखंड क्यों लिए? हमारी यूपी बिहार वालों से हमारी कोई वैर नहीं है, जी। लेकिन हम अलग-अलग राज्य हमने बनाया है। जी। भारत में 28 राज्य हैं 8-9 केंद्र शासित राज्य हैं, तो क्यों बने हैं? सबको अपने-अपने राज्य में अधिकार मिले, सबका एक दायरा रहेगा, सबका एक बैरियर रहेगा। लेकिन झारखंड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि बाहरी राज्यों से भर दें यहाँ और यहाँ के लोग कहाँ जाएँ कोई मतलब नहीं। आप कहीं जाइए, एक छोटी-सी वैकेंसी लीजिए, सब में तो बाहर के लोगों का कब्ज़ा है। तो ये झारखंड राज्य बड़ा क्यों था? यहाँ के छात्रों का क्या होगा? यहाँ के नौजवानों का क्या होगा? यहाँ के किसानों का क्या होगा? अगर सब उन्हीं को सौंप देना है तो राज्य ही नहीं लेते इससे अच्छा था। क्यों संघर्ष करते हैं हम लोग? जी। नहीं लेते राज्य। अगर उन्हीं को यहाँ अगर फिर बीडीओ, सीए वही लोग बनेंगे, माने सारे पदों पर वही लोग यहाँ भर जाएँगे, वहाँ मास्टर, टीचर, प्रोफ़ेसर वही लोग बनेंगे, तो क्यों राज्य लिए थे? सीधा-सा बात है। राज्य हमें नहीं लेना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी इतने लोगों को मरने की? इतने लोग कट गए, मर गए, बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। कितने-कितने गाँव, कितने-कितने घर तबाह हो गए हैं। परसों में आए आपका पतरातू गाँव से, वहाँ एक ही घर से 3 भाई शहीद हुआ हो गया है। बलबक्का गाँव में एक ही घर से 7 एक ही पर माने गाँव से 7 को लोग शहीद हो गया है। तो हम लोग क्यों इतना शहादत दिए भाई? यदि फिर वही यूपी, बिहार और माने छत्तीसगढ़ के लोगों को यहाँ स्थायी करना है, तो हम क्यों शहादत दिए और क्यों नया झारखंड लिए, क्यों अलग झारखंड लिए? बस यही बता दें। हम लोग कोई बाहरी-भीतरी नहीं किए हैं। आप माने किसी के अधिकार को छीनने का काम कीजिएगा, किसी के अधिकार को लूटने का काम कीजिएगा, बिल्कुल ये अंग्रेज़ों से भी गलत नीति अभी चल रही है झारखंड में। अंग्रेज़ इससे अच्छे थे कि अगर उनसे हम लड़ते थे, वे लोग हमें भले गोली मारते थे, लेकिन हमको नियम दे देते थे। सीएनटी कानून दे दिए, कहीं विल्किंसन रूल दे दिए, कभी एसपीटी कानून दे दिए। लेकिन ये जो लोग अभी फिलहाल राज्य को चला रहे हैं और जो अन्य राज्यों के लोग हैं, वो अंग्रेज़ से भी बुरे हैं, हम साफ कहेंगे। इन्होंने हमारे हर स्तर से हमारे रोज़ी-रोज़गार को छीना है, हर स्तर से हमारे खेत खलिहान को नष्ट किया है, चाहे कंपनी का माध्यम हो या फिर किसी भी वैकेंसी का माध्यम हो। जेएसएससी का एग्ज़ाम होता है, चोर पकड़ाता है, वो बिहार से, उड़ीसा से। तो पूरी तरह से ये लोग हमारे राज्य को लूटने के लिए आए हैं, स्पष्ट है। और जितने उच्च अधिकारी आते हैं, वे लोग अन्य राज्यों से होते हैं। उन लोग के पास ख़ासकर इधर से जो लोग आते हैं, उनके पास माने इंसानियत की भावना ही नहीं होती है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपना साला, अपना जीजा, अपना मौसा, अपना भाई सबको घुसा देता है। और उनको एक पल भी ख़्याल नहीं आता कि झारखंड क्यों बना है और झारखंडी लोग कहाँ जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है झारखंड को एक बहुत बड़े विद्रोह की आवश्यकता है और नहीं तो 20 साल में झारखंड अपना स्थिति देख लेगा। अब उतना क्या बताएँगे? हम लोग तो चाचीज़ इसको जंगली क्षेत्र कहते थे कि जी। यहाँ ये सेफ है। लेकिन जैसे ही जीटी रोड आया, आप देख लीजिए सब बाहर लोग यहाँ ज़मीन खरीदने लगा है बोका बना के। धीरे-धीरे 20 सालों में झारखंड का स्थिति खत्म हो जाएगा और हम ये नहीं कर रहे। हम धनबाद में मेरा 6 गो विधानसभा है। 3 गो विधानसभा में तो विधायक यहाँ का बन ही नहीं पाएगा। झरिया, धनबाद और कुछ दिन बाद सिंदरी। लोग कह रहे हैं कि धनबाद और ये बोकारो 70% लोग बाहरी के लोग हैं। नहीं, टाउन में है, सही कह रहे हैं। टाउन में 70 क्या 80 भी हो सकते हैं। 80% हाँ, जो धनबाद और बोकारो का टाउन है, वो सब बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग। हाँ, जहाँ-जहाँ पैसा है, जहाँ-जहाँ धन होता है, वहाँ बाहर के लोगों का कब्ज़ा है और अतिक्रमण है नहीं। 10% लोग होंगे जो ईमानदारी पूर्वक अपना बिज़नेस के माध्यम से बढ़े होंगे और अपना जो ज़मीन लेना चाहिए उस ज़मीन को लिए होंगे, बाकी लोग कब्ज़ा में हैं। और माने कोयला की रंगदारी करता होगा, तो माने न 10% ईमानदार लोग होंगे, बाकी लोग कब्ज़ा में हैं। बिल्कुल अतिक्रमण है, झारखंड का खासकर बोकारो और धनबाद का जो टाउन है, वहाँ अतिक्रमण है। हेमंत सोरेन अभी जोहार खतियानी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल वो एक लाइन थी कि जनता भूख-प्यास से ग्रस्त है और राजा सुरा-सुंदरी में मस्त है। तो वही हाल है। यहाँ राज्य के युवा सड़कों पर हैं, नियोजन नीति को लेकर छाती पीट रहे हैं, माथा पटक रहे हैं। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से कहीं हॉस्टल में जाके तैयारी कर रहा है। हमारे राजा जी माने अक्षरा सिंह को लाके डांस करवा रहे हैं। तो वही सुरा-सुंदरी में मस्त हैं ये लोग। इनको कोई मतलब नहीं है राज्य में क्या हो रहा है, राज्य की दिशा को कैसे तय करना है। खाली सेंटीमेंट जब भी कुछ होता है, जिस प्रकार मोदी रो देते हैं, अभी बोलते हैं हम आदिवासी का बेटा है। बस एगो सेंटीमेंट करते हैं। आदिवासी का ही भला कर दो ना भाई पहला। जयराम महतो राजनीतिक पर किस तरह स्टेज लेंगे? क्या करना चाहेंगे राजनीति में? देखिए, सबसे पहले बात हम लोग स्पष्ट कहें कि जब हम लोग रणधीर वर्मा चौक में पुतला दहन के लिए आए थे, तो किसी को आभास नहीं था कि
50 लड़कों के साथ जिस आंदोलन को हम लोग खड़ा किए हैं, वो प लगभग 50 लाख तक जाएगा, ये हमें भी आभास नहीं था। लेकिन फिलहाल जब आंदोलन आगे बढ़ा है, तो कहीं न कहीं नियति चाहती थी कि हम जैसे युवाओं को आगे आए और विषय वस्तु को राज्य के सामने रखें, तो हम लोग अपना कार्य को जारी रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे और फिलहाल अगर राज्य की सत्ता अगर राज्य की जो बैठी सरकारें अगर हित में कदम नहीं उठाती हैं, तो निश्चय ही चाहेंगे जो नौजवान आज पढ़े-लिखे हैं, जो आज नियोजन नीति के लिए सड़कों पर रद्द कर रहे हैं, इतनी संख्या में हैं, तो उसी बीच में से एक शख्स को चुनकर सदन भेजा जाए। हम चाहेंगे। लोग यहाँ के झारखंड के युवाओं लोग कहना है बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर जमकर कहते हैं कि जयराम महतो जो है सो नेक्स्ट सीएम रहेंगे। क्या आप राजनीति पर अपने पूरी विधानसभा में उतारेंगे सीट क्या? देखिए संभव नहीं है क्योंकि ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली में शिक्षा का बहुत है, शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर है। ये झारखंड है, यहाँ जैसे ही चुनाव का समय पहले हम नौजवानों की भावना का सम्मान करते हैं और कहीं न कहीं नौजवान से राज्य होता है। लेकिन मेरा मानना है झारखंड की अगर बात करें तो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत तरह से बँटाधार है। और दूसरी बात यहाँ के लोगों को वोट का जो महत्व है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू समझ में नहीं आता है। अब चुनाव तक ये माहौल ठीक रहता है, लेकिन चुनाव की रात फिर मुर्गा दारू खस्सी में सब खत्म हो जाता है। और इसीलिए झारखंड में समय लगेगा। लेकिन मेरा भी मानना है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, चाहे वो परिवर्तन करने वाला कोई शख्स रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो चेहरा मेरा ही हो, वह शख्स हम ही हों, वो आप भी हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में राज्य की स्थिति है, कहीं न कहीं बदलाव होना चाहिए और मैक्सिमम युवाओं को उस सदन के भीतर जाना चाहिए, जो दर्द को समझ सके। बाकी लोगों का क्या है, अपना परिवार है उनको कुछ पैसा मिल जाता है पीछे से और फिर वे चुप हो जाते हैं, अपना परिवार सेटल कर लेते हैं। लेकिन युवा होगा तो वो चूँकि पढ़ने वाला छात्र होगा, तो उसे आभास हो रहा है स्ट्रगल का कि कैसे वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा मानना है युवाओं को थोड़ा-सा जाना चाहिए। अभी रामगढ़ का विधायिका चली गई और उस पे सुन रहे हैं कि जयराम महतो कुछ रोल निभाएँगे। नहीं, नहीं, फिलहाल चूँकि अब 1 साल, डेढ़ साल के लिए वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे? बात रखने जिस तरह वो बात रखने अभी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है कहीं, तो इसीलिए जब भी जाएँगे हमारे लड़के पूरा नई तैयारी के साथ जाएँगे और बाकी जब भी जाएँ अ, एक विशेष माने पहल करते हुए एक विशेष सोच के साथ जाएँ ताकि इस राज्य का हित हो सके। नज़दीक चुनाव है 2024 में, तो जयराम महतो किस रूप से देखेंगे उस चुनाव को? देखिए अगर जो भी माँगें अभी जनता के माध्यम से सरकार के प्रति हो रही है, अगर वो माँगों को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो जनता तय करेगी। देखिए हम बार-बार कह रहे हैं कि हम लोग कौन होते हैं? अगर जनता चाहेगी तो इस बार जनता अपना नेता को चूज़ करेगी। नेता अब गाँव-गाँव जाके नहीं बोलेगा कि हम वोट में खड़ा हुए हैं। जनता बोलेगी कि आपको खड़ा होना है, उस माहौल को तो क्रिएट करना है। तो माने बस उम्मीद है कि जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। अगर जनता चाहेगी तो, बाकी अपना मेरी देखबे करते हैं ऐसे साल भर से जब हम अभी पॉलिटिकल पर्सन नहीं हैं, सो इतना परेशान हैं, घर में समय नहीं दे पाते हैं। तो कोई भी देखिए एक बात है, भले लोगों को लगता है कि एक लीडर बन के लो नेम फेम होगा, लेकिन मेरा मानना है शांति नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोग तो शांति चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अगर राज्य के लिए अगर अपने आप को तबाह भी करना पड़े, तो हम लोग तैयार रहेंगे। तो फिलहाल वो जनता पर छोड़ देते हैं, जो भी हमारे भविष्य का फैसला होगा। हम लोग चाहते हैं कि जनता अच्छा निर्णय ले और इस राज्य की कायाकल्प को बदले ताकि इस राज्य में अराजकता ना हो, यह राज्य पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाए। अच्छा, एक गूगल पर लोग सर्च करते हैं कि जयराम महतो कौन है? और जयराम महतो अपने आप को टाइगर नाम लगा के रखे हैं। आखिर क्यों? देखिए इसके लिए कोई वैसा विशेष कारण नहीं है छोटा से ही मैंने खेल-कूद में बहुत अव्वल थे और माने क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी ड्राइव लगाकर गेंद पकड़ते थे। 1-2 बार यहाँ ये सब फट गया, ये सब यहाँ भी फट गया था। अभी भी आप खेल रहे थे, देख रहे थे। हाँ, तो इसीलिए माने स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप मेरा बहुत अच्छा है। लॉन्ग जंप भी लगभग कभी-कभी 18-19 का एवरेज हो जाता था। 16 तो ऐसे मारते थे, तो कहीं न कहीं स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते ये शब्द मिला, ये नाम मिला है। उसके बाद धीरे-धीरे समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और नाम ये चलता गया। जयराम महतो जब भी आंदोलन में शामिल होते हैं, तो हमेशा देखा जाता है कि स्कॉर्पियो के ऊपर कभी खाली पैर, कभी स्टेज पर भी महाराष्ट्र तो वहाँ मधुबन था प्रोग्राम, तो वहाँ खाली पैर ही जयराम महतो पहुँच गए। ऐसा क्या मने सोच के है देखिए आपको? सबसे पहले हम लोग हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं और चप्पल अगर हम पहन के भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा चप्पल ऐसे गाड़ी में ही छोड़ देते हैं जो उसके बाद जहाँ भी जाते हैं हम खाली ही जाते हैं और उससे थोड़ा-सा क्या है कम्फ़र्ट होता है। जैसे स्कॉर्पियो में अगर जाते हैं तो कम्फ़र्ट होता है, माने अगर ज़मीन से मेरा पाँव डायरेक्ट होता है तो हमको कम्फ़र्ट फ़ील होता है। तो इसीलिए बाकी सब कोई विशेष नहीं है और ज़मीन से जुड़े लोग हैं, तो इसीलिए ज़मीन से तो जुड़कर रहते हमेशा हैं। स्कॉर्पियो पर ही चढ़ के भाषण तो मैंने देना। देखिए आदत हो गया। एक्चुअली वो जो स्कॉर्पियो वाला भाषण स्टार्ट हुआ था यहीं धार जोरी है आपका भोली के सामने। जी, वहाँ एक्चुअली कोई सभा स्टेज नहीं था, नहीं था। स्टेज नहीं था। तो जो वक्ता जो बाकी थे वो भाषण दे रहे थे, वो गाड़ी था, उस गाड़ी में डीजे लगा था, तो जी, काफ़ी हाइट था और वहाँ से वो भाषण दे रहे थे। तो हम ऐसे उठा के देखे तो हमको चक्कर दे रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब था, पानी-वानी चढ़ाए थे। अच्छा। हम बोले उतना ऊपर से हम नहीं दे पाएँगे। तब फिर बोला तो क्या उपाय किया जाए?
तो फिर हम नीचे से पब्लिक हमको देख नहीं पा रही थी। तो फिर स्कॉर्पियो पहली बार वहीं प्रचलन में आया, स्कॉर्पियो चढ़े, स्पीच दिए। अब वो ट्रेंड कर गया और बगोदर में जब आए तो विधायक भी अपना आईडी में डाल के बोला ये तो गब्बर का रूप दिख रहा है। तो फिर वो ट्रेंड कर गया, वो माने स्कॉर्पियो में भाषण दे के चढ़ माने देना। और फिर जहाँ भी गए तो लोग अगर स्टेज भी होता था तो पब्लिक ही बोलती थी, और हम तो पब्लिक डिमांडेड हैं। जी, जी। पब्लिक जैसा सुनना चाहती है, तो फिर स्कॉर्पियो वहीं स्टेज से भी कभी-कभी स्कॉर्पियो में कूद गए। एगो बरसात के दिन में आपका फ़ोटो वायरल हुआ था ज़बरदस्त। आप स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, अब बारिश खूब जमकर हो रहा है, फिर भी लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। ये किस नहीं, वो जगह तो से? ऐतिहासिक है। हमको भी माने 3 घंटा कंटिन्यू बारिश था, 3 हाँ, घंटा हम भाषण दिए थे और माइक में करंट लग रहा था, तो फिर माइक में प्लास्टिक लगा दिए और छेदा करके दिए और फिर रेन कोट चढ़ाए और पब्लिक भी लगभग माने 3 का 3 घंटा भीग कर भाषण 2 जगह ऐसा हुआ, एक हुआ ही रामगढ़ का दुलमी में और एक झुमरा पहाड़ के एकदम ऊपर। दोनों दिन खूब पानी दिया था और पानी में ही अपना बात को रखे और भीगते हुए रखे थे। अभी कंटिन्यू 3 घंटा रखे थे, तो कहीं न कहीं वो प्यार था जनता का और उनका सुनने की जो ललक थी, जिस कारण ये संभव हो पाया। नहीं तो आज के डेट में एक बूँद गिरता है कि नेताजी अपने गाड़ी के भीतर चल जाते हैं सेफ ज़ोन में, लेकिन हम तो पूरा 3 घंटा कंटिन्यू भीग के ही भाषण दिए। अच्छा अभी जयराम महातो क्या कर रहा है? अभी एनुअल रिपोर्ट प्रेज़ेंट करना है, तो रात को वही तैयारी कर रहे थे। पीएचडी का हम लोग का थीसिस को प्रेज़ेंट करना है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल अभी अब फरवरी के बाद मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब सबसे एक हट के सवाल है और एक पारिवारिक सवाल ये है कि जयराम महतो को लोग कह रहे हैं कि अब शादी नहीं किए हैं। क्या इरादा है शादी देखिए, को सबसे लेके? पहली बात अगर विवाह की बात करें तो उसमें एक कहीं न कहीं बंधन सा होता है जी, और फिलहाल साल भर का मेरा जो दिनचर्या रहा है, जी। बमुश्किल हम घर आ पाते हैं, घर में रह पाते हैं, तो मेरा मानना है और मेरा और जहाँ तक मेरा मन कहता है कि फिलहाल उतनी बड़ी ज़िम्मेवारी को उठा पाने के लिए, लेकर चल पाने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाए, सामर्थ्य ना हो पाए। माने भले मेरा शारीरिक दृष्टिकोण से हम लोग बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी बचपना वाली बात है, तो फिलहाल आसान नहीं है कि उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाएँगे। अभी फिलहाल हम लोग का फ़ोकस राज्य पर है और राज्य पर ही रहेगा। तो ये थे जयराम महातो जी, जो टाइगर जयराम महातो लोग कहते हैं और युवाओं का एक आइकॉन है। आप कहीं भी इनके प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। हालाँकि जैसे ही सूचना मिलती है कि जयराम महातो पहुँच रहे हैं, तो वहाँ युवाओं का एक होड़ लग जाती है, एक जमवाड़ा लग जाती है और लोग वहाँ चाह कर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इनको स्वागत के लिए लाखों युवा वहाँ तैयार हो जाते हैं। हालाँकि जो भी कार्यक्रम में रह पहुँचते हैं, युवा लोग नहीं मिल पाते हैं, मगर इनके घर अगर आप आइएगा तो बेहिचक और बिंदास एक हमेशा जनरल परिवार जैसे हम लोग हर परिवार में रहते हैं, वैसे हमेशा आप दिखते हैं। आप इन्हीं से भी जानेंगे हमेशा आप जनरल में क्यों रहते हैं? एकदम सिंपल। देखिए, बचपन से जैसा रहे हैं, इंसान को अपना अतीत भूलना नहीं चाहिए और हम लोग अभी भी अपने जो सामान्य लोग ही देश और राज्य में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि जो लोग संपन्न हैं, वे लोग राज्य में बदलाव लाने की सोचेंगे नहीं। तो इसलिए सामान्य जो साधारण है, मेरा मानना है, उन्हीं के संघर्ष से राज्य में बदलाव ला सकता है। तो ये तो अच्छा है कि हम लोग भी एक बहुत माने निर्धन परिवार से हैं। अगर हम लोग संपन्न परिवार से होते, तो शायद इस प्रकार मुखर होकर तो चुनौती देकर बात नहीं करते। आजकल युवा तो एगो किसी पार्टी का एगो पद मिल गया ना, तो पूरा कोट बंडी सब चढ़ा लेता है। हाँ, देखे हैं, हम भी देखे हैं। उतना दूर की बात है, सोशल मीडिया में प्रभारी मिल गया और महीना-महीना में रिचार्ज हो जाता है, तो दलाली करते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात आप बोले। सही है, देखे हैं, लेकिन आज युवाओं का समय आया है कि वास्तव में अगर राज्य और देश का उन्नत हो, तो उसके लिए आपको तार्किक होकर सवाल करना होगा। जिनको आपने चुना है, उससे पूछना भी होगा कि आप कर क्या रहे हैं। मगर जयराम महतो हमेशा इसी तरह रहेंगे। हाँ, ब एक दिन प्रो सबको प्रो संसार में चल जाना है, संसार से। प्रोग्राम में भी इसी तरह पहुँच गए हाँ, क्या? यही टी-शर्ट तो था वहाँ भी। यही टी-शर्ट था, पाँव में चप्पल भी नहीं था। प्रोग्राम का कुछ भी रहे, जैसा हम हैं बाहर में, ऐसा घर में भी है, जैसा घर में, वैसा बाहर में भी है। कोई हम लोग का डबल कैरेक्टर नहीं है, खाने का, दिखाने का। जो हैं, सो हैं, क्लियर एंड कट। जयराम महतो को ये करने के लिए, गिराने के लिए कई साजिशें कुछ लोग रच रहे हैं। आने वाले दिन 24 आते-आते बहुत सारी रची जाएँगी। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो आगाज़ है और साजिश ना हो तो फिर संघर्ष करने में मज़ा क्या है? मज़ा क्या? पीठ पीछे उन्हीं की बात होती है जिनमें कुछ बात हो, और भी लोग हैं, क्यों नहीं बात हो रही है उनकी? तो इसीलिए हम तैयार हैं उसके लिए। थोड़ा 1-2 शायरी में कह दीजिए। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू युद्ध अब ऐसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। भाषा से भाषा टकराएगा, फिर शेष कुछ न बच जाएगा। जीवित जन अंग-भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की राज्य सरकार तुम पर ज़िम्मेवारी होगी। जोहार। तो ये थे जयराम महतो जी, जो युवाओं के आइकॉन हैं और एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और हमेशा के लिए साधारण ही रहते हैं।
फिर आपको हम मिलाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।